अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लोग आगे वर्बें किस प्रकार से भर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आने वाली है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अगर नियम आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो ट्रिक को देखते ही आप आसानी से बता सकते हो, ट्रिक को समझने के बाद में, कि सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो किस प्रकार से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जब भी हम लोग सेंटेंस को एंड से जोड़ते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे कुछ नियम होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको अब हम समझने वाले हैं। तो पहला नियम हमसे क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा, कि जब भी आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग हुआ हो, कब, जब वाक्य एंड से जुड़ा हुआ हो, जब वाक्य एंड से जुड़ा हुआ हो और किसका प्रयोग हो जाए, ए एन दा का प्रयोग हो जाए, उस समय हम लोग सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ने वाले हैं। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। लिखा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ आवर स्कूल आर काइंड मैन। एम ई एन का मतलब होता है बहुवचन के अंदर आया हुआ है, एम ए एन का मतलब होता है एक वचन के अंदर आया हुआ है। तो ध्यान देना, बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, फोकस करो। द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो, एंड द टीचर ऑफ आवर स्कूल आर काइंड मैन। तो एक छोटी सी बात को समझो, जब भी सेंटेंस है वो एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, पहले आगे कोई सब्जेक्ट हो जाए या इसके पीछे कोई सब्जेक्ट हो जाए, तो जो एंड के बाद में अगर ए एन दा का प्रयोग हो जाए, एंड के बाद में ए एन दा का प्रयोग अगर हो जाए और आगे अगर कोई दा का प्रयोग हो रखा है, तो आपको ध्यान देना है कि ये प्रयोग हो जाए तो ये दोनों आदमी सेम नहीं है, दोनों आदमी सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब अलग अलग व्यक्ति होंगे मतलब वो दो आदमी हो जाएंगे, और जब दो आदमी हो जाएंगे तब हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, यहां पर देखो हम लोग आर का प्रयोग करने वाले हैं। और जब सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे अगर आपको ये ए एन दा का प्रयोग नहीं मिले, समझ में आ रही बात, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, जैसे यहां पर देखो ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये एंड, ये सेकंड सब्जेक्ट, तो जो सेकंड सब्जेक्ट के आगे अगर आपको ए एन दा नहीं मिले, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या समझना है, वो जो सब्जेक्ट है वो एक ही आदमी है, मतलब ये डायरेक्टर और ये मैनेजर क्या है, एक ही आदमी है। अब यहां पर देखो, द कलेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, तो यहां पर हैव का प्रयोग क्यों हुआ है, यहां पर द आया है, यहां पर द आया हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों आदमी हैं, ये जो दोनों आदमी ये क्या है, अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से और समझते हुए हम लोग देखेंगे, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ आवर स्कूल आर काइंड मैन। तो समझो, इससे पहले हम लोग द का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो द का प्रयोग उस कंडीशन में होगा जब व्यक्ति निश्चित हो या फिर व्यक्ति पर्टिकुलर हमें पता हो कि भाई ये तो क्या है, ये अलग व्यक्ति है। उस समय जैसे द का प्रयोग सन के लिए होता है, सन हमें पता है एक है, निश्चित है, उसी प्रकार से हमें ये पता है कि ये प्रिंसिपल अलग हैं और ये द का प्रयोग टीचर के आगे हुआ, मतलब ये तो कोई विशेष आदमी है, ये कोई अलग आदमी है, ये वो प्रिंसिपल नहीं है, मतलब ये प्रिंसिपल अलग आदमी हो गया है और ये टीचर अलग आदमी हो गया है। तो अलग अलग हो गए हैं, इसका मतलब है वो सेंटेंस के अंदर दो आदमी आ गए हैं, और दो आदमी आ गए हैं इसलिए सेंटेंस किससे जुड़ गया है, आर से जुड़ गया है। आगे बात समझ में। अब अगला नियम समझो इस चीज का, कि द मैनेजर क्या आया हुआ है, द मैनेजर आया हुआ है, लेकिन यहां पर सेकंड सब्जेक्ट को देखो, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके आगे ए एन दा का प्रयोग नहीं हुआ है, और ए एन दा का प्रयोग नहीं हुआ है मतलब ये वही व्यक्ति है जो मैनेजर है, मतलब ये इस स्कूल का मैनेजर भी है और इस स्कूल का डायरेक्टर भी है, और इस वजह से यहां पर दोनों एक ही आदमी होने की वजह से हमने किसका प्रयोग कर दिया है, इसका प्रयोग कर दिया है। आगे बात समझ में। आगे देखो अगला एग्जांपल, द कलेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, कि जो कलेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो आ चुके हैं। अब समझो इस चीज को, इसके आगे द है, इसके भी आगे द है, द का मतलब क्या हुआ, ये अलग आदमी है और ये प्रोड्यूसर कोई अलग आदमी है। द सुनिश्चित कर रहा है कि ये सेम आदमी नहीं है, ये जो प्रोड्यूसर और जो कलेक्टर हैं वो सेम आदमी नहीं है। इस वजह से यहां पर समझेंगे, अलग होने की वजह से यहां पर वर्ब भी कौन सी आई है, प्लूरल वाली आई है। अलग है मतलब दो आदमी हैं, तो वर्ब भी कौन सी आई है, प्लूरल वाली आई है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिल रहा है, और आर्टिकल नहीं मिल रहा है मतलब दोनों आदमी क्या है, सेम है, एक ही आदमी, और इस वजह से हमने यहां पर किसका प्रयोग कर दिया है, एक,
या फिर बोल सकते हो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझेंगे हम लोग। जैसे खाली जगह माई लव एंड माई सिस्टर, माई लव एंड माई सिस्टर खाली जगह अराइव्ड, बोल दिया जाए हैज लिखोगे या हैव लिखोगे तो खाली जगह में क्या आएगा। तो एंड के बाद में क्या आपको ए एन दा का प्रयोग देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, ए एन दा का प्रयोग नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो मेरा प्यार या फिर जिसके प्रति मेरा प्रेम भाव है वो, और जो मेरी बहन है, मतलब ये जो प्रेम भाव है ये किसके लिए है? मेरी बहन के लिए ही है। मतलब ये दोनों चीज है वो मैं एक ही व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, एक ही चीज के लिए है, और एक ही चीज के लिए है मतलब वो आदमी एक ही है, और इस वजह से हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? हैज का प्रयोग कर देंगे। एंड का प्रयोग जब भी हम लोग दो नॉर्मल सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तब आपको पता है वर्ब है वो प्लूरल आती है। जैसे राम एंड श्याम आर रीडिंग, तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग थोड़ी करेंगे। तो उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर देखो, सूरज एंड धीरज आर गोइंग टू स्कूल, जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ गया है? एंड से जुड़ गया है। और एंड से जुड़ते ही ये दो नाम हो गए हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए हैं, और दो अलग अलग व्यक्ति हो गए हैं मतलब यहां पर हमने किससे जोड़ दिया है? आर से जोड़ दिया है। मतलब सूरज और धीरज दोनों ही है वो स्कूल जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, रोहित एंड हिज ब्रदर्स वर कमिंग। अब दो व्यक्ति आ रहे हैं, एंड बता रहा है कि सब्जेक्ट दो है, आगे कोई भी मान लो हमें ए एन दा का प्रयोग नहीं मिला है। जब प्लूरल वर्ब की मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहां पर करेंगे वो चीज समझ रहे हैं। तो एक तो रोहित और एक उस रोहित के क्या? भाई। तो एक तो रोहित और एक उस रोहित के भाई। वर कमिंग, यहां पर वर का प्रयोग क्यों हुआ? वाज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो रोहित आ रहा है और रोहित के साथ में उसके भाई भी आ रहे हैं। तो रोहित एक, उसके भाई, तो ये बहुवचन हो गए। और जब बहुवचन हो गए तो इस वजह से हमने भी यहां पर किसका प्रयोग कर दिया है? वर का प्रयोग कर दिया है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका एक छोटा सा नियम है बीच में से निकल कर आता है, उसको हम लोग समझेंगे कि जो सेम विचार और चीजों के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो, ध्यान से सुन लेना, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ हो? एंड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन एंड से आगे और एंड से पीछे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सेम भाव दर्शाएं, उनके जो भाव हैं वो सेम हो, वो चीजें सेम हो, उस कंडीशन के अंदर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। एग्जांपल से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट। अब आप सोचो, इस चीज को कल्पना करो, आप ब्रेड को अलग खाओगे और बटर को फिर अलग खाओगे क्या? नहीं, हम क्या करते हैं? ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर फिर उसको खाते हैं। तो वो एक ही तो चीज हुई, ब्रेड और बटर है वो एक ही चीज हो गई है। ब्रेड और बटर को हम लोग हमेशा साथ में खाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ब्रेड के ऊपर ही बटर लगाएंगे फिर उसको खाएंगे, तो इस वजह से हम इसको एक ही चीज मानेंगे। एंड के जुड़ने के बावजूद ये चीज क्या मानी जाएगी? एक ही मानी जाएगी, क्योंकि ये साथ में प्रयोग में ली जाती है। इस वजह से यहां पर किसका प्रयोग हो गया है? इज का प्रयोग हो गया है। यहां पर आर का प्रयोग नहीं करना है। उसी प्रकार से आगे देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धैर्य से और ध्यानपूर्वक हम क्या करते हैं? रेस को जीत लेते हैं। तो ये भाव सेम ही है ना दोनों का, ये एक ही चीज को दर्शा रही है कि जीतते कैसे हैं। तो दोनों है ना, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, ये एक वचन वाली वर्ब का प्रयोग हुआ है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल और देखो, राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड। जो चावल और जो कड़ी है, कड़ी खाते हो ना चावल के साथ में मिलाकर, तो क्या उनको अलग अलग खाया कभी आपने कि चावल को पहले अलग खा लिया फिर जो कड़ी है उसकी घूंटी भर ली? ऐसा कभी नहीं करते हैं। जो चावल और जो कड़ी है उन दोनों को साथ में ही खाते हैं, मतलब वो एक ही तो चीज हो गई ना साथ में मिलकर। तो जो ये चीज है ना, ये सिंगुलर के रूप में मानी जाएगी। राइस एंड करी, जो चीजें साथ में प्रयोग में ली जाती हैं वो सिंगुलर मानी जाएगी, भले ही उनके बीच में एंड का प्रयोग हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो, दिमाग से जाना ही मत दो, इस चीज को कैच कर लो वहीं पर। तो यहां पर समझेंगे राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड, मतलब ये दोनों चीज एक ही है, दोनों को अलग अलग नहीं खा सकते हैं, दोनों को साथ में खाएंगे, मतलब वो एक भोजन ही तो हो गया एक तरीके से। समझे इस बात को?
ठीक है, चलिए दोस्तों, एंड का प्रयोग अच्छे से समझने के बाद में, आर्टिकल्स को अच्छे से समझने के बाद में हम बढ़ते हैं इसके कुछ अगले नियम्स की ओर। तो ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। अब आगे देखिए, इसका जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ, अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए, समझ रहे हो बात को, अगर इनमें से आपको कोई भी नाम मिलता है तब आपको क्या करना है, उस समय आपको जो वर्ब होगी वो सिंगुलर मानकर चल दिए। ये नियम है कि अगर आपको ये नाम कोई भी सब्जेक्ट के आगे मिल जाए, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एवरी बॉय आया हुआ है, मतलब एवरी के साथ में आगे सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, बॉय मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्रिया है वो सिंगुलर वाली यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज करनी है। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा, बताओ, जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर आ जाएगा इज का यूज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं रूल कि ईच तथा एवरी के वाक्य एंड से जुड़े हुए हो, मतलब एंड फिर से आ रहा है, देखो अभी अभी एंड से पीछा छुड़ाया, फिर से एंड आ रहा है। अगर एंड के एक तरफ ईच हो और दूसरी ओर भी ईच हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, या एंड के एक तरफ एवरी हो दूसरी ओर भी एवरी हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर यूज में लेने वाले हैं। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो वर्ब होगी उसको सिंगुलर मानना है। इधर भी ईच है, बीच में एंड है, और पीछे की साइड भी अगर क्या है, ईच है। मतलब एंड के आगे और पीछे अगर दोनों तरफ एवरी है या एंड के दोनों तरफ ईच है, तो उस कंडीशन में आपको जो वर्ब है वो कौन सी यूज करनी है, आपको सिंगुलर यूज करनी है। अब देखो, रूल नंबर 4 आपको कह रहा है कि वाक्य में मैनी आने पर उसके बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार ही आपको वर्ब भरनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, वाक्य के अंदर जब मैनी आएगा तो उस मैनी के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब भरनी है। जैसे मैनी बॉयज, यहाँ पर देखो मैनी लिखा हुआ है, मैनी के आगे ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो हमें पता चल गया ये बहुवचन है, एस का यूज हुआ है तो बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी बॉयज, बहुत सारे बच्चे, गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने में अच्छे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में कैसे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छे हैं, तो मैनी बॉयज आर गुड इन इंग्लिश। आ गया समझ में, ठीक है, आगे बढ़ो। मैनी ए बॉय, अब यहाँ पर मैनी के आगे ए बॉय आया हुआ है, ए बॉय का मतलब कितना बच्चा है, वो एक ही बच्चा है। तो मैनी के बाद में सब्जेक्ट एक बच्चा आया हुआ है, तो आपको भी यहां पर किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। आगे बात समझ में, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम हमसे क्या कह रहा है, पांचवा नियम कह रहा है यदि आइदर और, नाइदर नोर, और अगर ये शब्द आपको वाक्य में मिल जाए, वाक्य के अंदर अगर आइदर और, नाइदर नोर, या फिर ये और देखने को मिल जाए, या फिर अकेला नोर देखने को मिल जाए, और देखने को मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो खाली जगह होगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। मतलब इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट का यहां पर मतलब क्या है, इस चीज को समझो। देखो, एक सब्जेक्ट है आपका मोहन, दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिज फ्रेंड्स, तो जो खाली जगह होगी ना जहां पर क्रिया आने वाली है, उस क्रिया के एकदम पास में सब्जेक्ट कौन सा है, तो इस खाली जगह के पास में ये है या ये है, ये है, ठीक है। तो खाली जगह के पास में जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार ही आपकी ये वर्ब आने वाली है। आई बात समझ में, समझो यहाँ पर इस चीज को। तो अब हमने क्या भरना है, यहाँ पर हैज भरना है या हैव भरना है। तो देखो भाई, नियरेस्ट सब्जेक्ट मुझे पता चल गया मेरा क्या है, प्लूरल है, मतलब ये बहुवचन है। फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र हैं, तो प्लूरल होने की वजह से मैं यहाँ पर हैज लिखूंगा हैज नहीं, यहाँ पर क्या आने वाला है, हैव आने वाला है। और हैव का कारण क्या है, हैव का कारण यही है कि भाई हमारी जो क्रिया आने वाली है, क्या आने वाली है, जो हमारी क्रिया आने वाली है उस क्रिया के ठीक पहले की जो जगह है, क्रिया के ठीक पहले की जो जगह है वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है PLURL, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है, तो उस बहुवचन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, मतलब बहुवचन वाली वर्ब आ जाएगी। अगला देखो, कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो मतलब समूह का बोध कराते हो। किसका बोध कराते हो, समूह का बोध कराते हो, ग्रुप का बोध कराते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे। देखो बोर्ड के ऊपर, यदि एक सिंगुलर ग्रुप के रूप में हो या फिर एक सिंगल ग्रुप के रूप में हो, कहने का मेरा मतलब क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रुप को दर्शाते हैं, तो उन ग्रुप वाले के शब्दों के साथ में आप लोग क्या करोगे, वहां एक वचन वाली यूज करोगे या फिर बहुवचन वाली यूज करोगे, क्योंकि ग्रुप तो एकता को दर्शाता है, मतलब ग्रुप तो एक है,
तो वहां एक वचन आएगा, या फिर ग्रुप में इतने सारे लोग हैं बहुवचन आएगा। तो इस चीज को समझने से पहले आप ध्यान दें कि वो डिपेंड करेगा सेंटेंस का सेंस कैसा है। सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सुन लेना बात को ध्यान से, सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो हमें क्या समझाना चाहता है। अगर वो सेंटेंस का भावार्थ ये है कि पूरा ग्रुप क्या है, एक है, अगर पूरा ग्रुप एक है, सेंटेंस का भाव ये निकल रहा है, तो आप लोग उसके लिए किसका यूज करोगे, बोर्ड पे देखो, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। लेकिन ऐसा नजर आए कि पूरा ग्रुप है, उसको स्पेशली एक एक को मतलब बांट दिया गया है, या फिर पूरे को ग्रुप में अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं, अगर वो अलग अलग बंटे हुए नजर आए, समूह के रूप में नजर आए, तब आपको वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। लेकिन नजर आए पूरा ग्रुप इकट्ठा है, एक है एकदम, तो उस समय आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये चीज पता कैसे चलेगी, तो हमेशा आपका जवाब यही रहेगा कि सेंटेंस का जो सेंस होगा ना, वो आपको समझाएगा कि भाई ये जो ग्रुप है वो पूरे एक सिंगुलर के रूप में है या फिर प्लूरल के रूप में है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अगर सिंगुलर एक ग्रुप के रूप में आए तब तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और ऐसा अगर नहीं हो तो हम लोग किसका यूज कर देंगे, ये जो प्लूरल वर्ब है इसका यूज कर देंगे। द आर्मी इज डिसिप्लिन। अब यहां पर इस एग्जाम्पल को समझो, जो सेना है ना वो अनुशासित है। सेना कैसी है, अनुशासित है। मतलब क्या मैंने एक आदमी के लिए बोला, दूसरे आदमी के लिए बोला, तीसरे आदमी के लिए बोला, नहीं, जो आर्मी के अंदर, इस ग्रुप के अंदर यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने इस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए बोला कि ये पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है ना वो क्या है, अनुशासित है। पूरा ग्रुप ही कैसा है, एकदम अनुशासित है। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोला कि ये ग्रुप है वो कैसा है, अनुशासित है। तो जब ग्रुप अनुशासित हो गया मतलब वो एक ग्रुप है, मतलब वो एकता को दर्शा रहा है, उस समय वहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, एक सिंगुलरता को नहीं दर्शाए, मतलब सिंगुलर वर्ब जब एक ग्रुप को ना दर्शाए, वो बंटवारे को दर्शाए कि सारा का सारा इतना बड़ा ग्रुप है वो फैला हुआ है, मतलब वो बंटी हुई चीजों को दर्शाए, उस समय हम लोग इस चीज की ओर बढ़ने वाले हैं, प्लूरल वर्ब की ओर बढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल यहां पर देखो, द आर्मी खाली जगह टेकिंग पोजीशन। जो सेना है वो अपना स्थान ले रही है। सेना क्या कर रही है, अपना स्थान ले रही है। तो समझो इस बात को, क्या सेना है वो सारे के सारे जाकर, मान लो ये बॉर्डर है, तो इस एक जगह पर जाकर स्थान लेंगे क्या, नहीं ना। जो बॉर्डर है उसमें कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, सब लोग अपना अपना अलग अलग स्थान लेने वाले हैं। मतलब सेना को बंटा हुआ बताया गया है, सेना वो बिखर गई है अलग अलग स्थान पर, वो एक समूह के अंदर आ गई है, ग्रुप के अंदर आ गई है, वहां पर एकता का भाव नजर नहीं आ रहा है। सेना है वो अपनी अपनी जगह ले रही है। आई बात समझ में, जब सेना अपना अपना अलग अलग स्थान ले रही है, मतलब वो बंट रही है, वो एक प्लूरल के रूप में है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, वो बहुवचन को दर्शा रही है। इस वजह से यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस को एक बार उच्चारण करो, आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। सेना है वो कैसी है, अनुशासित है। द आर्मी आर टेकिंग पोजीशन। जो सेना है वो अपना अपना स्थान ले रही है। इस प्रकार से हमें समझना है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। और आपको भावार्थ को समझकर वहां पर क्या करना है, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, उस चीज को समझकर भर के आना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और कहां पर प्लूरल वर्ब आने वाली है। इसके बाद में हम लोग कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। रूल नंबर 7वां या फिर रूल नंबर 7 हमें क्या सिखा रहा है, देखो इधर रूल नंबर 7 कह रहा है, अगर कहीं पर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेगस, न्यूज, इनिंग्स, एसेट्स इस प्रकार के नाम आ जाए, हेडक्वार्टर्स, मीन्स, प्रीमाइसेस, स्पीसीज और बैरिकेड्स एक्सेट्रा, अगर आपको कहीं पर ऐसे नाम नजर आ जाए, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कहीं के पीछे एस लगा हो तो वो चीज क्या मान ली जाती है, प्लूरल मान ली जाती है। ऐसा नहीं होता है हर जगह के ऊपर। ये जो शब्द है फिजिक्स, अब फिजिक्स एक किताब ही है, फिजिक्स का मतलब एक सब्जेक्ट है, तो ये एक सिंगुलर चीज को दर्शा रही है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ये दर्शा रही है। न्यूज, समाचार, टीवी के अंदर समाचार आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे न्यूज इज या न्यूज आर, खबरें बोल के देख लो, न्यूज आर सही लग रहा है या न्यूज इज, न्यू या फिर न्यूज इज कमिंग, न्यूज आर कमिंग, क्या सही लग रहा है आपको। न्यूज के साथ में हमेशा इज जुड़ने वाला है, खबर आ रही है या फिर खबरें आ रही है, खबर के साथ में हमेशा आपके इज का ही प्रयोग होने वाला है। ध्यान रख लेना है हर बात, इस चीज को हर बार ध्यान रखना है आपको। उसी प्रकार से ये जितने भी अदर नाम लिखे हुए हैं, ये आपको बोलने में तो एस या ईएस की वजह से लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीजों में उलझना नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर ही हैं।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मतलब रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, अगर ये जितने भी नाम लिखे हुए आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको उन सब्जेक्ट को क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। आगे बात समझ में, आगे देखो नियम नंबर 8वां कह रहा है कि कोई भी आपका सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर अगर ये नाम आ जाए, कौन से, कैटल, पीपल, वर्मिन, डोजन, पुलिस। पुलिस का मतलब क्या, एक आदमी से है, पुलिस का मतलब एक पुलिस का आदमी, डोजन का मतलब दर्जन होता है, तो इसको आपको क्या सिंगुलर नहीं मानना है। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो कीड़ा मकोड़ा क्या एक उड़ रह गया, कीड़ा मकोड़ा, मतलब कीड़ा मकोड़ा का मतलब है कि वो काफी सारे आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रकार से पीपल यानी लोग, लोग बहुवचन एक अपने आप शब्द में है, अपने आप में बहुवचन शब्द है। उसी प्रकार से कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो पशु वगैरह होते हैं ये। तो ये जितने भी शब्द हैं देखने में तो मान लो आपको सिंगुलर लग सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड हैं, प्लूरल वर्ब है। फिर से बोलो, कौन से वर्ड हैं, प्लूरल वर्ब हैं। और प्लूरल वर्ब हैं तो हमें इनके साथ में कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, आगे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। मतलब अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई भी नाम मिल जाता है, इनमें से कोई भी नाम अगर आपको मिल जाता है, तो आपको आगे खाली जगह जो होगी उसके अंदर जो वर्ब होगी वो प्लूरल वाली भरकर आनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। रूल नंबर 9 कह रहा है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इस प्रकार से अगर ये कोई भी नाम मिल जाए, टुगेदर, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, मतलब इतने अगर कोई भी आपको नाम मिल जाए सेंटेंस में, ध्यान से सुन लेना, तो आपको क्या करना है, तो वाक्य में जो आपके वर्ब भरी जाएगी वो वाक्य के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब समझो इस चीज को, एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। ये एज वेल एज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज लिखा हुआ है, और अभी अभी मैंने बोला वाक्य के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, वाक्य के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, एज वेल एज के जो आगे हैं वो तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और जो पीछे हैं वो हो गया सेकंड सब्जेक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाए, जो ग्रीन कलर के अंदर लिखे हुए वर्ड्स हैं उनमें से कोई भी शब्द आ जाए चाहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा, कौन सा वाला, पहला वाला, मतलब इन वर्ड से आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उस पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको क्या भरनी है, यहां पर खाली जगह भरनी है। आगे बात समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल देखो, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई भी नाम मिल गया, हमें यहां पर मिल गया एज वेल एज। अब एज वेल एज से पहला क्या लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है चीफ मिनिस्टर। तो जो ये मुख्यमंत्री हैं, फिर आ गया है एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स। तो यहां पर तो हमें पता चल गया प्लूरल वर्ड है, क्या वर्ड है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन यहां पर हैं वो हैं सिंगुलर वर्ड हैं। हमें क्या करना है, यहाँ मिनिस्टर्स आए हुए हैं, बहुत सारे आदमी हैं, तो सर यहां पर आप क्या कर दो, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स, आर लगा दो आप लोग। यहाँ पर है ना मिनिस्टर्स आए हुए हैं, करोगे ऐसा, ऐसा करोगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग। एज वेल एज आया हुआ है तो एज वेल एज से पहले देखो क्या लिखा हुआ है, तो पहले हमें मिला मिनिस्टर, और हमने हमारे सर ने क्या कहा, वाक्य के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर के अनुसार आ जाएगा हमारा इज। तो चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स इज बिजी इन वर्क। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नियम नंबर 10 की ओर। तो ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर कि नियम नंबर जो रूल नंबर 10 है वो आपको जो कह रहा है, जब सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, उनके बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, या फिर आपको कहीं पर भी बीच में प्रीपोजिशन देखने को मिल जाए, जैसे ऑफ, इन, एट, अंडर, ऑन, अप, ये प्रीपोजिशन होते हैं, आपको पता है। तो जब भी ये प्रीपोजिशन कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस प्रीपोजिशन जो पहले जो सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन से जो पहले सब्जेक्ट होता है उसकी पहचान करनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो आपको आगे आने वाली खाली जगह के अंदर भी क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अगर ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ खाली जगह के अंदर क्या करना है, सिंगुलर का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बुक्स देखने को मिल रहा है, बुक्स क्या है, हमारा प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल वर्ड आने की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वाज तो सिंगुलर के लिए आता है और यहाँ आया हुआ है बुक्स, तो इस वजह से हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, वर का प्रयोग कर देंगे।
तो खाली जगह के अंदर आ जाएगा हमारे वर। इस ऑफ की जगह पर मान लो और कोई भी दूसरा प्रीपोजिशन आ जाए तो आपको उस प्रीपोजिशन से पहले की जगह देखनी है। प्रीपोजिशन से पहले की जगह देखो और वो सब्जेक्ट कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार ही आपको वहां पर वर्ब भरनी है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गई है तो अगला नियम है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन 10th के जो पिछला सिलेबस था उसके अंदर आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे, मतलब आपने वो पढ़ रखे थे पहले से ही, या फिर 9th के अंदर 8th के अंदर आपने रिलेटिव प्रोनाउन जरूर पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब आपको जो वर्ब होती है ना वो क्या करनी होती है, इसके अनुसार पढ़नी होती है। द बॉय हु इज रनिंग, जो लड़का जो दौड़ रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। तो वो भाई एक ही तो है, मतलब यहाँ पर लड़का क्या है, एक वचन के अंदर है। तो नियम ये कहता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है वो उससे पहले वाले आने वाले नाउन के लिए यूज हो रहा है। हु किसके लिए आया है, हु इस बॉय के लिए आया हुआ है। तो आप देखो इससे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। मतलब हु से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आने वाली है आपके यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर जो वर्ब है वो भरी जानी है। आगे बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के आगे द लगाकर नाउन की तरह यूज होने पर, अब एडजेक्टिव होते हैं, आपको पता होना चाहिए, विशेषण। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं जो कि किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता देते हैं। जैसे राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का, तो गुड इसके अंदर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम इज ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग आके अटक रहे हैं थोड़े से। राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम कैसा है, राम ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया है। ऑनेस्ट क्या हो गया है, एक एडजेक्टिव हो गया है। मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये इस राम की विशेषता बता रहा है। राम कैसा है, ईमानदार है, तो इसने राम की विशेषता बता दी। लेकिन अगर मैं बोलूं ईमानदार लोग कम ही बचे हुए हैं, मतलब ईमानदार लोग, मैंने ईमानदार लोग ये जो शब्द बोला यहां पर ये विशेषता नहीं है, ईमानदार लोग कम ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। जब ये शब्द हैं वो आगे आ जाते हैं तब ये सुनिश्चित होने के लिए इनके आगे द लग जाता है। क्या लग जाता है, द लग जाता है। और द लगने की वजह से ये काम में लिए जाते हैं एक नाउन की तरह। किसकी तरह काम में लिए जाते हैं, नाउन की तरह लिए जाते हैं। जैसे ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोगों का एक समूह, जिस प्रकार से होशियार बच्चे होते हैं या फिर बच्चे हैं बच्चों का एक समूह, उसी प्रकार से ईमानदारों का, जो ईमानदार लोग होते हैं उनका एक समूह बन जाता है। द रिच मतलब अमीर लोगों का एक समूह। तो मतलब ये कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के अंदर चली जाती है ये चीज जब इनके आगे द लग जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमने एडजेक्टिव को यहाँ पर क्या बना दिया है, नाउन बना दिया है। द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई, जो ईमानदार होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो ईमानदार लोग, मतलब यहाँ पर ये नाउन के रूप में आया हुआ, ईमानदार लोगों को एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में बता दिया गया है, कॉमन नाउन के रूप में बता दिया गया है। द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ली जाती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पर हम लोग इसको एकवचन मानते तो हम एस या एस का प्रयोग करते, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, द लगाकर इसको ऑनेस्ट, इसको हमने संज्ञा बना दिया और इसके साथ में हम हमेशा क्या करेंगे, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज होने वाला है, प्लूरल का यूज होने वाला है। आगे बात समझ में। अब अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या बोथ ऑफ, या सेवरल। अगर ये कहीं पर भी नाम आपको सब्जेक्ट के आसपास में या फिर आगे देखने को मिल जाते हैं, सुन रहे हो ध्यान से, अगर ये नाम आपको आगे कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं तो आपको आगे कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, तो आपको ऐसी कंडीशन में आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। देखो अभी एग्जांपल में लॉट्स ऑफ कहां पर है, लॉट्स ऑफ ईयर है, यहाँ पर हमने इसका प्रयोग कर लिया तो लॉट्स ऑफ आ गया। लॉट्स ऑफ के आगे आया हुआ है पीपल, पीपल मतलब लोग, लॉट्स ऑफ पीपल बहुत सारे आदमी, बोलने में ही पता चल रहा है, सेंटेंस को सेंस करो, महसूस करो, लॉट्स ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे आदमी। तो वर्किंग इन द फील्ड, तो लॉट्स ऑफ पीपल इज वर्किंग इन द फील्ड या आर वर्किंग इन द फील्ड, क्या आएगा आप लोग बताएंगे। तो यहां पर आने वाला है लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड, बहुत सारे आदमी हैं वो खेतों में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल, यहां पर एक थोड़ा सा अपवाद है,
इसको समझते हैं। आप बोल के देखो, द नंबर ऑफ स्कूल इज 3 या द नंबर ऑफ स्कूल आर 3। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अगर नंबर ऑफ, ये जो नाम लिखा हुआ है नंबर ऑफ, अगर इसके आगे ए लगा हुआ है, अगर नंबर ऑफ के आगे ए लगा हुआ है, तब तो आप क्या करोगे, तब तो उसको आप इसी प्रकार प्लूरल के रूप में मानोगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ के आगे दा लग जाए, ए ना लगकर क्या लग जाए, दा लग जाए, उस कंडीशन में आप इसको सिंगुलर के रूप में मान के चलोगे। आई बात समझ में? वापस सुनो एक बार। अगर ए मतलब नंबर ऑफ के आगे ए लगा हुआ है, तब तो आप इसको क्या मानोगे, प्लूरल मानोगे। लेकिन अगर ए ना आकर नंबर ऑफ के आगे क्या आ जाए, दा आ जाए, ऐसी कंडीशन में आप उसको प्लूरल ना मानकर क्या मानोगे, सिंगुलर मानोगे। और हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, इसका यूज कर देंगे। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो अगला नियम कहता है वो कि नाउन क्लोज आने पर हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब नाउन क्लोज होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। नाउन क्लोज का मतलब ये होता है कि नाउन का मतलब होता है एक शब्द जो आगे आता है, और नाउन क्लोज का मतलब हो जाता है कि एक शब्द ना आकर उस शब्द की जगह पर एक पूरा का पूरा वाक्य आ जाना। एक शब्द की जगह कौन ले लेता है, एक पूरा का पूरा वाक्य ले लेता है, तो वो हो जाता है नाउन क्लोज। भाई नाउन का मतलब एक शब्द, नाउन क्लोज का मतलब एक छोटा सा वाक्य उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नाउन क्लोज आने पर हम हमेशा आगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखो, व्हाट ही वांट टू से, यहां पर नाउन वर्ड की जगह इतनी बड़ी बात आ गई है। व्हाट ही वांट टू से, जो वह कहना चाहता है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। जो वह कहना चाहता है, जो बात वो कहना चाहता है, मतलब एक बात के लिए हमने इतना सारा लिख दिया है। व्हाट ही वांट टू से, जो वह कहना चाहता है, तो जो वह कहना चाहता है वो क्या है, पूरी की पूरी एक बात ही तो है। तो जो वह कहना चाहता है, इसके आगे ये नाउन क्लोज है, आपको ये समझना है। ये सारा का सारा क्या है, नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज आने पर आगे आप लोग किसका यूज करोगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। मतलब व्हाट ही वांट टू से, जो वह कहना चाहता है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब एक बात ही है जो कि वो कहना चाहता है और वो सही नहीं है। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का यूज करने वाले हैं। आगे देखो फिर से नाम आ रहे हैं। कहीं पर भी वाक्य के अंदर कहीं पर भी अगर शुरुआत इनसे हुई हो और इनके आगे कोई सब्जेक्ट आया हुआ हो, क्या लिखा हुआ है मिलेगा आपको, ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। अगर ये नाम आपको कहीं पर भी मिल जाए, ये नाम आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए किताब के अंदर या फिर कोई भी एग्जाम्पल के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आपको आगे जो वर्ब होगी उसको कौन सा मानकर चलना है, उसको आपको सिंगुलर मानकर चलना है। उस कंडीशन में आप लोग प्लूरल नहीं मानोगे। ए पेयर ऑफ का मतलब एक जोड़ा, जोड़े का मतलब वो एक हो जाता है, जुड़कर वो एक हो जाता है। तो समझना यही है कि अगर ये नाम कहीं पर भी मिल जाए तो आपको वर्ब कौन सी भरनी है, हमेशा सिंगुलर वाली भरकर ही आनी है। नियमों को याद कर लो, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो हम सिंगुलर वर्ब मानकर चलेंगे ऐसे के अंदर। तो यहां पर देखो एग्जांपल, ए पेयर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ। नेम बोल रहा है, ए पेयर ऑफ आया हुआ है, तो कुछ मत देखो आगे, शूज बहुवचन है, एक वचन है, कुछ नहीं देखना है। उन्होंने बोल दिया सूत्र के अनुसार ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है, तो आगे आपको क्या मानकर चलना है, आगे आपको मानकर चलना है कि हमें सिंगुलर वर्ब ही भरनी है। आगे बात समझ में? और कुछ नहीं सोचना है हमें। तो हम यहां पर करेंगे ए पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर मी या आर इनफ फॉर मी, एक जोड़ी जूता मेरे लिए पर्याप्त हैं, तो हम लिख देंगे इज इनफ फॉर मी। अब जिन बच्चों के नियम समझ में नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। मतलब आपको ये नियम याद नहीं हो रहे हैं या फिर कंफ्यूज हो रहे हो नियमों के अंदर, तो एक छोटी सी कमाल की ट्रिक बताता हूं, उससे आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। जब भी एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई सवाल आता है तो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को कवर कैसे कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर सवाल आता है, नियम याद नहीं रह पाते हैं, तो एक छोटा सा काम करो। सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ रहेगा, वो जो सब्जेक्ट आपको नजर आने वाला है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी पहचान कर लो। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस चीज की पहचान कर लो। जब आपने इतना काम कर लिया, जब आपने पहचान कर ली, तो आप सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वाली वर्ब भर दो, प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब भर दो। इतना सा काम कर लो और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट की पहचान करो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली वर्ब भर दो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है
तो आप भी प्लूरल वाली वर्ब भर दो। एग्जाम्पल में देखो, ये चीज मैं अभी आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। रोहित विथ हिज फ्रेंड, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट का मेरे कहने का मतलब आपको केवल फर्स्ट नाम देखना है। तो यहां पर नाम है रोहित, क्या है? रोहित है। आ गई बात समझ में? तो रोहित क्या है? एक लड़का है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इतनी चीज में। तो रोहित एक आदमी है। तो यहाँ पर ये मत सोचना सर और ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो हम क्या करें, रोहित को समझें या फिर इसको समझे? मैंने बोला सब्जेक्ट का मतलब आपको ट्रिक के संबंध में केवल और केवल जो पहले सेंटेंस है, पहले जो शब्द है उनके ऊपर गौर करना है। तो रोहित आया हुआ है, तो रोहित को हमें लेकर चलना है, हिज फ्रेंड्स को भूल जाओ। तो यहां पर रोहित की वजह से हम मानेंगे कि यहां पर हैज भरेंगे और आपको हैज ही भरना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरे में देखो, द बुक्स ऑन द टेबल, सर टेबल आई हुई है, तो यहां पर इज लिखकर आ जाए क्या? अरे क्या बोल रहे हैं सर? सर बोल रहे हैं कि बुक्स देखो, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट द बुक्स मतलब बहुवचन के रूप में है, और बुक्स बहुवचन के रूप में है मतलब आपको वर्ब भी क्या भर के आनी है? बहुवचन वाली भर के आनी है। टेबल को क्यों देख रहे हो? टेबल को देखना ही नहीं है हमें, तो किसको देखना है? हमें बुक्स को देखना है। तो बुक्स बहुवचन में है, तो हम भी यहाँ पर वर्ब कौन सी भर देंगे? बहुवचन वाली भर देंगे। तो ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी है, इससे आप लोग जल्दी से जल्दी या फिर आसानी से इस कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ सकते हो। अब हम लोग करते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब हमारे नियम हमारे कितने समझ में आए हैं, नहीं आए हैं, वो सारी हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको बोल रहा है, मोहन अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट्स गोइंग ऑन ए पिकनिक। मोहन अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट्स, घंटी बजनी चाहिए दिमाग के अंदर तुरंत, क्योंकि ये अलोंग विथ आपको लिखाया हुआ था। अलोंग विथ एज वेल एज के साथ में ही लिखाया गया था, और उसमें मैंने बताया था अलोंग विथ आने पर उससे जो पहला सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको क्या करनी है? क्या करनी है? हेल्पिंग वर्ब जो आपके वर्ब आने वाली है उसको भरना है खाली जगह के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे आने वाला सब्जेक्ट तो मोहन है। मोहन एक आदमी का नाम है, और एक आदमी का नाम है इसलिए हम खाली जगह में भर के आ जाएंगे हमारा इज। हो गया क्लियर? अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या कर रहा है? ही एज वेल एज आई रीडिंग इन द क्लास। तो यहां पर देखो, एक है आई, एक है ही। आपको देखने को मिल रहा है क्या? एज वेल एज। एज वेल एज से जब भी इसका प्रयोग होता है तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले वाला सब्जेक्ट तो ही है, और ही क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है, तो मतलब वर्ब भी आने वाली है सिंगुलर। तो आर आएगी नहीं, और आई तो इस तरफ रह गया, सॉरी एम उधर रह गया, वो भी नहीं आने वाला है। आई के साथ में एम नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा इज। क्या लगेगा? इज। क्यों लगेगा? क्योंकि नियम कहता है एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको खाली जगह भरनी है, तो ही के साथ में तो इज आने वाला है ना। आप इतनी चीज को भूल ही जाओ, बीच वाले को। इससे पहला ही है तो ही के साथ में इज लगेगा, आपको इतना ही दिमाग में फिट करके रखना है। अगला देखो, ही। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है आपके लिए, ही। हु खाली जगह माई फ्रेंड विल रीड विथ मी। तो क्या आने वाला है? मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब भी होता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो देखो वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है। तो हु का मतलब जो, तो ये जो आया है इस लड़के के लिए, ये जो वह है ना इसके लिए। अब ये वह एक लड़का है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो हम भी किसके साथ में जाएंगे? यहाँ पर हम जाएंगे इस सिंगुलर के साथ में, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। वह जो मेरा मित्र है, वह जो मेरा मित्र है मतलब एक आदमी की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? इज भर दिया है। अगली एग्जांपल देखो, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो दे। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको याद आया होगा। तो जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, आपको ध्यान रखना है जो खाली जगह होगी ना, मैंने नियम बताया था, जो खाली जगह होगी उसके तुरंत पास वाला सब्जेक्ट आपको देखना है। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो दे डांसिंग। वह ही नहीं, वह मतलब वह लड़की ही नहीं, बल्कि वे बहुत सारे और भी हैं, वो भी साथ में नाच रहे हैं। मैंने बोला नाच रहे हैं, वह लड़की ही नहीं, वे भी नाच रहे हैं। तो वे का मतलब बहुवचन। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो इतना ध्यान रख लो, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग होगा तो ऐसी कंडीशन में खाली जगह का जो तुरंत पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको खाली जगह बढ़नी है। इतनी सी चीज याद रख लो। तो यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के साथ में तो वर आने वाला है, तो हम खाली जगह में भर देंगे वर। एकदम सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो।
तो ऑल हिज फ्रेंड्स विथ राम, ऑल हिज फ्रेंड्स विथ राम ऑलरेडी कम, उसके सारे मित्र राम के साथ आ चुके हैं, ना कि चुका है, चुके हैं। तो चुके हैं मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट की पहचान करो, ऑल हिज फ्रेंड्स आया हुआ है पहले। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज समझ में नहीं आए तुरंत उसका सब्जेक्ट देखो। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुवचन वाले के ऊपर सही करके आ जाएंगे। हैव ऑलरेडी कम, वहां पर कम है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ है। द पुअर, अब आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको एडजेक्टिव को नाउन वर्ड के रूप में बदलना सिखाया था, जिसके अंदर मैंने बोला था उनके आगे क्या लग जाए, जब उनके आगे द लग जाए तो वो एक नाउन वर्ड के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। किस रूप में, नाउन वर्ड के रूप में। तो द पुअर बन गया नाउन, और इनके आगे एक आदमी गरीब थोड़ी होता है। द पुअर का मतलब वो एक पूरी की पूरी जाति को दर्शा रहे हैं, एक समूह को दर्शा रहे हैं, और जब समूह को दर्शाया जाएगा तब यहाँ पर क्या आने वाला है, आर आने वाला है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। द पुलिस, पुलिस के अंदर एक आदमी जाएगा क्या चोरों को पकड़ने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए एक आदमी नहीं, पुलिस का पूरा ग्रुप जाने वाला है। और मैंने बताया था द पुलिस, ये जो शब्द है वो किसके अंदर माने जाने वाले हैं, ये बहुवचन के अंदर माने जाने वाले, मवेशी वगैरह आपको वो शब्द याद होंगे। तो यहाँ पर पुलिस के साथ में क्या जुड़ने वाला है, पुलिस अरेस्टेड द रॉबर्स, जो पुलिस हैं वो जो लुटेरे हैं या फिर जो चोर हैं उनको पकड़ चुकी है। तो यहाँ पर आपके है आ जाएगा, क्योंकि पुलिस है ना वो बहुवचन वर्ड माना जाता है। आपको लगता तो है कि पुलिस एक वचन है, नहीं, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इस वजह से यहाँ पर आपका आ जाएगा हैव, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अगला देखो, द न्यूज इज करेक्ट या आर करेक्ट, खबर सही है, खबर सही है मतलब द न्यूज इज करेक्ट, ये आपको वर्ड बता रखा है मैंने, और न्यूज के साथ में हम किसका प्रयोग कर देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे। अगला देखो, 10 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये सेंटेंस आपको समझना है। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया, कलेक्टिव नाउन के अंदर मैंने बताया कि जो वर्ड होगा वो एक ग्रुप के रूप में नजर आएगा। देखो उस चीज को, वो ग्रुप आपको एक मतलब सिंगुलर के रूप में नजर आ रहा है क्या, या फिर वो प्लूरलता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 10 मील कोई लंबी दूरी नहीं है, 10 मील कोई लंबी दूरी नहीं है। तो इसको दिमाग के अंदर सेंस करो, 10 माइल्स 10 मील इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये जो 10 मील की ये जो दूरी है ना, ये मान लो इतनी दूरी 10 मील की है, तो ये 10 मील की दूरी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। मतलब मैं इसको एक सिंगल के रूप में दर्शा रहा हूँ, किसके रूप में, सिंगल कंटेंट के रूप में दर्शा रहा हूँ, मतलब किसी एक चीज़ के रूप में दर्शा रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा आपके 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसी के साथ में आपका 10वीं क्लास का ये जो नया जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका पूरा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोज अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के या फिर भाई बहनों के साथ में शेयर भी जरूर कर दें।